हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा प्रकाशित की गई प्रश्न बैंक में से अध्याय 3 धातु एवं अधातु के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझेंगे। इन प्रश्नों के वार्षिक परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, अतः आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। शुरुआत करते हैं हम इस अध्याय के पहले महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? तो पहले आपको मैं धातुओं के भौतिक गुणों की पहचान कराना चाहूंगा। धातुओं में निम्नलिखित भौतिक गुण पाए जाते हैं, जैसे आघात वर्धनीयता, अर्थात हम धातुओं को पीटकर उन्हें पतली चादरों में बदल सकते हैं। तन्यता, धातुओं को खींचकर उनके पतले तार बनाए जा सकते हैं। चमकशीलता, अर्थात धातुओं पर चमक होती है। चालकता, अर्थात धातुओं में से होकर विद्युत धारा और ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक बह सकती है। और अंतिम भौतिक गुण है ध्वनिक, अर्थात धातुओं को पीटने पर या आघात करने पर, चोट करने पर उनसे अलग अलग तरह की आवाजें पैदा होती हैं। अब आप चारों विकल्पों को देखें तो आप सही विकल्प की ओर पहुंच जाएंगे। सही विकल्प है विकल्प नंबर स, चमकहीनता। चमकहीनता का अर्थ होता है धातुओं पर चमक का न पाया जाना, जबकि हमने पढ़ा है धातुओं पर चमक होती है। तो ये धातुओं का गुण नहीं है, ये अधातुओं का गुण है। विकल्प अब बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2। वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं, यह निम्नलिखित के बनने के कारण होता है। अक्सर आपने घरों में देखा है कि चांदी की बनी वस्तुएं अगर हम खुली रख दें तो कुछ समय बाद काली पड़ जाती हैं, जैसे चांदी की पायजेब या चूड़ियां। ऐसा क्यों? तो ध्यान दीजिए, जब भी हम किसी धातु को वायु में खुला रखते हैं तो वह वायु और नमी से क्रिया कर लेती है और उस पर अवांछित परतें बन जाती हैं। इस क्रिया को हम संक्षारण या जंग लगना कहते हैं। जैसे लोहे पर आपने भूरे रंग की परत देखी है, इसी प्रकार चांदी पर काले रंग की परत चढ़ती है। चांदी को जब हम खुला रखते हैं तो यह वायु में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करती है और सिल्वर सल्फाइड Ag2S नामक काले रंग का भंगुर यौगिक बनाती है और चांदी का क्षय होने लगता है। तो हमें पता चल गया कि अगर हम चांदी की वस्तुओं को खुला रखेंगे तो वह वायु में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड से क्रिया करेगी और सिल्वर सल्फाइड Ag2S का काला यौगिक बनाएगी। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है? सामान्यतः अधातुओं में चमक नहीं होती। धातुएं चमकीली होती हैं और अधातुएं चमकहीन होती हैं। अधातुओं पर चमक नहीं होती, लेकिन एक अधातु ऐसी है जो धातुओं की तरह चमकती है, अपवाद है, वो है आयोडीन अधातु। आप ऊपर देख रहे हैं चित्र में, मैं इस आयोडीन पर अगर आघात करूं, हथौड़े से इसको पीटूं तो ये बिखर जाएगी, ये भंगुर है। इसमें धातु का कोई भी गुण नहीं है, पर यह धातु की तरह चमक सकती है। तो सभी अधातुएं चमकहीन होती हैं, लेकिन एक अधातु धातु की तरह चमकती है और वह अधातु है आयोडीन। विकल्प नंबर द हमारा सही है। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो आप सभी जानते हैं कि धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन एक धातु ऐसी है जो क्षारीय और अम्लीय दोनों तरह के ऑक्साइड बनाती है। वो कौन सी धातु है? तो वो धातुएं हैं एल्यूमिनियम और जिंक। एल्यूमिनियम और जिंक के बने ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के भी होते हैं, क्षारीय प्रकृति के भी होते हैं। कैसे साबित करेंगे? ये देखिए, मैंने यहां एल्यूमिनियम का एक ऑक्साइड लिया है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये देखिए अम्ल से भी उदासीनीकरण क्रिया कर रहा है, अर्थात इसकी प्रकृति यहां पर क्षारीय है। और यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्षार NaOH से भी उदासीनीकरण क्रिया कर रहा है, अर्थात यहां पर इसकी प्रकृति अम्लीय है। तो एल्यूमिनियम और जिंक दो धातुएं ऐसी हैं जिनके ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण दिखाते हैं। वे अम्ल और क्षार दोनों से उदासीनीकरण क्रिया करते हैं। तो हमारा विकल्प है विकल्प नंबर सा, एल्यूमिनियम। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अर्थात पारा अवयव होता है? मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। अब अगर हम दो धातु मिला रहे हैं और उन दो में से एक धातु पारा है तो बनी हुई मिश्र धातु को हम अमलगम कहते हैं।
सामान्यतः पारे के साथ बनी किसी अन्य धातु का मिश्रण अर्थात अमलगम दांतों में कोचरों को भरने के काम में आता है। दांतों में जब कोचर या गड्ढे हो जाते हैं तो हम डेंटल डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो दांतों में एक पदार्थ भर देता है, वो अमलगम ही होता है। तो हमें पता चल गया कि हमारा सही उत्तर है विकल्प नंबर सा। अब अगर आप सही उत्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो एक और तरीका है, आप गलत उत्तरों को छांटें पहले तो आप सही उत्तर पर पहुंच जाएंगे। जैसे मैंने पीतल को देखा तो पीतल एक मिश्र धातु है लेकिन इसमें तांबा और जिंक होता है। कॉपर एक शुद्ध धातु है, कॉपर मिश्र धातु है ही नहीं। स्टील ये एक मिश्र धातु है जो लोहा और कार्बन से मिलकर बनी है। तो हम अपने सही विकल्प पर पहुंच गए, अमलगम। तो हमें पता चल गया कि पारे के साथ बनी मिश्र धातु को हम अमलगम कहते हैं। विकल्प हमारा अगला प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है? सामान्यतः अधातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। ज्यादातर अधातुएं गैसीय अवस्था में मिलती हैं और एक अधातु ऐसी है जो कमरे के तापमान पर, सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है और वह धातु है ब्रोमीन। यह गहरे लाल रंग की तीक्ष्ण गंध वाली अधातु है। क्योंकि इसकी गंध बहुत तीक्ष्ण है इसलिए इसका नाम ब्रोमीन रखा गया है। तो हमारा सही उत्तर या विकल्प है विकल्प नंबर सा, ब्रोमीन एक द्रव अवस्था में मिलने वाली अधातु है। प्रश्न क्रमांक 7, जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? हमने अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में भी पढ़ा है कि जब धातुएं अम्लों से क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है जो फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। ये नीचे समीकरण भी दिखा रहा है कि जस्ता धातु जब H2SO4 अम्ल से क्रिया करती है तो बनने वाली गैस है हाइड्रोजन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गए एक शब्द में उत्तर दो। बहुविकल्प प्रश्न जो इसके पहले थे उसमें हमारे पास चॉइस रहती है, 4 विकल्प रहते हैं, 4 में से एक को हम चुन सकते हैं। लेकिन यहां तो विकल्प भी नहीं है, यहां हमें सीधे सही उत्तर पर पहुंचना पड़ता है। इसलिए एक शब्द या एक वाक्य में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत दिमाग और समझ लगाना पड़ती है। चलिए हमारा पहला प्रश्न है, किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं? तो सभी धातुएं ठोस होती हैं लेकिन एक धातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है और वह धातु है पारा, मरकरी या Hg, जिसे सामान्यतः हम तापमापी और दाबमापी में उपयोग करते हैं। तापमापी और दाबमापी में एक बल्ब होता है, उसमें यह सफेद चमकीली धातु द्रव अवस्था में भरी हुई रहती है। तो हमारा सही उत्तर है पारा। प्रश्न क्रमांक 2, 2 धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। अब हमें धातुओं के नाम नहीं आ रहे, हम सही उत्तर कैसे ढूंढें? तो लीजिए हम आपको समझा रहे हैं। यहां एक सक्रियता श्रेणी दिखाई दे रही है जिसमें धातुओं को घटती हुई क्रियाशीलता के आधार पर जमाया गया है। इस सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर पोटेशियम और सोडियम धातुएं हैं, इनकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है। ये ठंडे जल से बहुत तेजी से क्रिया करती हैं। उसके बाद धातु है कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये गर्म जल के साथ क्रिया करती हैं। और उसके नीचे एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन धातुएं भाप, पानी को गर्म करने से बनने वाली भाप से क्रिया करती हैं। तो सोडियम और पोटेशियम ये 2 धातुएं ठंडे जल से तेजी से अभिक्रिया करती हैं और क्या बनाती हैं? पहले ये जल से क्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाएंगी जो क्षारीय प्रकृति का होता है, पानी में घुलकर क्षार में बदल जाएगा और बनेगी हाइड्रोजन गैस। यहां समीकरण भी दिखाई गई है कि जब भी हम सोडियम या पोटेशियम धातु को पानी में डालेंगे हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ ही साथ यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, अर्थात ऊष्मा भी निकलती है, गर्मी निकलती है और उस निकलती हुई ऊष्मा के कारण हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। इसलिए जब हम सोडियम और पोटेशियम धातुओं को पानी में डालते हैं तो वो आग पकड़ लेती हैं। इसलिए सोडियम और पोटेशियम धातुओं को हमेशा ग्रीस या तेल या कैरोसिन में भिगो कर रखा जाता है ताकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में या वायु के संपर्क में ना आए। तो हमारा सही उत्तर है ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करने वाली 2 धातुएं सोडियम और पोटेशियम। प्रश्न क्रमांक 3, एक्वा रेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है? एक्वा रेजिया अम्ल राज या शाही जल ये वास्तव में रंगहीन होता है लेकिन थोड़ी समय के बाद ये नारंगी रंग का हो जाता है जैसा कि आपको दिख रहा है। अम्लराज नोबल धातुओं जैसे सोना और प्लेटिनम को भी घोल लेता है, इसलिए तो इसका नाम पड़ा है अम्लराज या शाही जल। यह एक नहीं बल्कि 2 अम्लों के 3:1 में मिलने से बनता है।
अर्थात 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 को मिला दो तो अम्लराज बन जाएगा। तो हमारा सही उत्तर निकल कर आया, अम्लराज में HCl और HNO3 3:1 में पाए जाते हैं। अब आपको सावधानी क्या रखना है, अगर प्रश्न में पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं बाद में नाइट्रिक अम्ल लिखा है तो आपका अनुपात हो जाएगा 3:1। लेकिन अगर प्रश्न में आगे अर्थात पहले सांद्र नाइट्रिक अम्ल और बाद में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा है तो अनुपात लिखना पड़ेगा 1:3। तो यह आपको सावधानी रखना है। प्रश्न क्रमांक 4, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है क्यों? तो पहले तो आयनिक यौगिक जाने, ये आयनिक यौगिक होते क्या हैं। तो मैंने यहां पर एक आयनिक यौगिक NaCl अर्थात नमक का उदाहरण लिया है। आयनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से बनते हैं। ये देखिए, सोडियम धातु एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रही है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम पर एक धन आवेश आ गया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन एक ऋण आयन में बदल गया। फिर ये आयन प्रबल आयनिक बंध द्वारा बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो NaCl एक आयनिक यौगिक हुआ क्योंकि ये आयनों से मिलकर बना है। अब मैं इसका गलनांक क्वथनांक आपको बताऊंगा। सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक का गलनांक 801 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका क्वथनांक 1465 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इतना अधिक नमक पानी में बहुत जल्दी घुल जाएगा, लेकिन आप शुद्ध नमक को तवे पर, गर्म तवे पर डालें, वो पिघलेगा नहीं। तो आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? क्योंकि आयनिक यौगिकों में आयनों के मध्य प्रबल बंध पाए जाते हैं। अगर हमें इन आयनिक यौगिकों को पिघलाना है तो पहले इन प्रबल या मजबूत बंधों को तोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत अधिक ऊष्मा लगेगी। इसलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होने का कारण निकला उनके मध्य मिलने वाले प्रबल आयनिक आकर्षण बल। प्रश्न क्रमांक 5, अमलगम किसे कहते हैं? अभी हमने पढ़ा पारे के साथ बनी मिश्र धातु को हम अमलगम कहते हैं। तो पारा भी लिख सकते हैं, मरकरी भी लिख सकते हैं, Hg भी लिख सकते हैं। यस्दलेपन किसे कहते हैं? यस्दलेपन, गैल्वेनीकरण, यह वास्तव में एक धातु कार्मिक क्रिया है। इसमें इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की पतली परत चढ़ा दी जाती है ताकि लोहे और इस्पात पर जंग न लगे। तो हमने पढ़ा है संक्षारण से बचाने के तरीकों में एक तरीका है यस्दलेपन या गैल्वेनाइजेशन, जिसमें हम लोहे पर जस्ते की पतली परत चढ़ा देते हैं। यह क्रिया विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है, जैसा चित्र में दिख रहा है। इसमें हम जो ऋण इलेक्ट्रोड है कैथोड, वो तो हम लोहे का ले लेते हैं और जो धन इलेक्ट्रोड एनोड है वो जस्ते का ले लेते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, धीरे धीरे जस्ते का जो एनोड है वो पतला होता जाता है और जस्ता उतर उतर के लोहे के ऊपर एक पतली परत के रूप में चढ़ जाता है। ऐसी गैल्वेनाइज्ड चादरें आजकल बाजारों में आती हैं और उन्हें कितना ही पानी में रखो उनमें जंग नहीं लगती। तो यस्दलेपन लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की पतली परत चढ़ाने की एक क्रिया है। प्रश्न क्रमांक 7, रिक्त स्थान पे हम पहुंच गए। मिश्र धातु रिक्त स्थान का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए होता है। वेल्डिंग या सोल्डरिंग। सोल्डरिंग क्या है? वास्तव में सोल्डरिंग दो धातुओं की वस्तुओं को एक तीसरी नरम मिश्र धातु से जोड़ने की प्रक्रिया है और उस मिश्र धातु को हम सोल्डर कहते हैं, जो टांका लगाने वाली धातुओं की तुलना में कम तापमान पर पिघल जाती है। तो आपने देखा है कि अगर हमें दो धातुओं को जोड़ना है तो हम एक तीसरी मिश्र धातु का उपयोग करते हैं, वो उन दोनों को जोड़ देती है और उस तीसरी मिश्र धातु का नाम है सोल्डर। ये चित्र भी आपको दिखा रहा है और आपको याद आ रहा होगा कि जो टीवी सुधारने वाले हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सुधारने वाले हैं, मोबाइल सुधारने वाले हैं, वो अक्सर इस सोल्डर मिश्र धातु का उपयोग सर्किटों को या दो तारों को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। तो हमारी मिश्र धातु जिसका उपयोग वेल्डिंग के लिए किया जाता है वो है सोल्डर और वो बनी है टिन और लेड दो धातुओं के मिश्रण से। प्रश्न क्रमांक 2, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे कहते हैं। इसी से मिलता जुलता प्रश्न क्रमांक 3 है। चलिए, आपने देखा है कि अगर हम लोहे की वस्तु को खुला रख दें तो कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह क्रिया संक्षारण है या जंग लगना है। लोहे को जब हम खुला रखते हैं तो यह वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करता है और इसके ऊपर जो भूरे रंग की परत चढ़ जाती है उसे हम आयरन या फेरस ऑक्साइड कहते हैं और उसका सूत्र है Fe2O3 इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 को देखिए। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे उसकी ऊपरी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है एवं हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ क्या है? यह देखिए चित्र में दिखाया जा रहा है। एक बिल्कुल साफ सुथरा चमकीला कॉपर का एक पात्र है।
बर्तन है, अगर वो ऐसा लंबे समय तक रखा रहे खुला तो उसकी ऊपर की चमक खत्म हो जाती है और उसके ऊपर हरे हरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, अर्थात उसका भी संक्षारण हो गया। तो कॉपर धातु वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करती है और बनने वाले उस हरे यौगिक का नाम है कॉपर कार्बोनेट और सूत्र है CuCO3। तो हमने इसके पहले चांदी को भी देखा कि चांदी खुली रख दो तो उसके ऊपर काले रंग की परत चढ़ रही है, वो है Ag2S सिल्वर सल्फाइड। लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ रही है, वो है आयरन ऑक्साइड Fe2O3। और कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ रही है, वो है कॉपर कार्बोनेट CuCO3। ये तीनों ही प्रक्रियाएं संक्षारण हैं। रिक्त स्थान 4 दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहते हैं। तो दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। इसमें जो मूल धातु होती है, मूल धातु जो ज्यादा मात्रा में है, पहले हम उसको पिघला लेते हैं बड़े भट्टे में, उसके बाद जो दूसरी अन्य धातुएं कम मात्रा में मिलानी है उनको भी पिघलाकर उसमें मिला देते हैं, जैसा चित्र में दिख रहा है। पहले मूल धातु पिघला ली जो ज्यादा मात्रा में है, उसके बाद अन्य धातुएं जो कम कम मात्रा में डालनी है उन्हें भी पिघला के डाल दिया। इस प्रकार इनका एक समांगी मिश्रण बन जाता है जिसमें तीनों धातुओं के परमाणु एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं समान रूप से। फिर इसे कमरे के तापमान पर ठंडा कर लिया जाता है, बन गई मिश्र धातु। कई सारी मिश्र धातुएं बनाई जा चुकी हैं। मिश्र धातुओं के गुण उनके अवयवी घटकों से बिल्कुल भिन्न, उत्कृष्ट और बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए मिश्र धातुओं की उपयोगिता बहुत अधिक है। तो हमें पता चल गया कि जब दो या दो से अधिक धातुओं को हम मिलाएंगे तो वह बनेगी मिश्र धातु। वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है को कहते हैं। तो आप चित्र देख के ही समझ गए होंगे, वो श्रेणी है सक्रियता श्रेणी, जिसमें धातुओं को हम उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में जमाते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं ऊपर, फिर क्रमशः सबसे नीचे की ओर सबसे कम क्रियाशील धातु। तो देखिए सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है, नीचे दी गई है सिल्वर और गोल्ड लिखा हुआ है ना, सिल्वर अर्थात Ag और गोल्ड यानी Au, ये सबसे कम क्रियाशील धातु हैं, इसलिए प्रकृति में मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में मिलती हैं। तो धातुओं को अवरोही क्रम में जमाने पर जो श्रेणी बन रही है उसका नाम है सक्रियता श्रेणी। सही जोड़ी, ये बहुत आसान होती है। इसमें अगर आपको 4 सही जोड़ियां मिल जाएं तो 5वीं अपने आप सही हो जाती है। चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहली से। सभी धातुएं अब इन 5 में से किस विकल्प से मिलाएं? तो सभी धातुएं, यहां पर कंफ्यूजन पैदा होगा। सभी धातुएं, द नंबर देखिए विद्युत चालक, ये भी सही लगता है कि सभी धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। और एक है धातु ऑक्साइड का निर्माण, अर्थात सभी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। तो 2 विकल्प यहां पे सही हैं। आप कोई सा भी विकल्प सभी धातु के सामने लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया द, कि सभी धातुएं धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। आप यहां पर द भी लिख सकते थे, विद्युत चालक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनोडीकरण, एनोडीकरण में क्या होता है और एनोडीकरण की क्रिया किस पर की जाती है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार यशदलेपन जंग से बचाने की क्रिया है, उसी प्रकार एनोडीकरण एल्यूमिनियम धातु को जंग से बचाने की एक क्रिया है। इसमें हम एल्यूमिनियम धातु पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ा देते हैं विद्युत लेपन विधि द्वारा। तो एनोडीकरण में हम एल्यूमिनियम धातु को जंग से बचाते हैं। सोडियम क्या है? अभी हमने देखा ये बहुत क्रियाशील धातु है। ये पानी या हवा में खुली रखने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे हमें हमेशा मिट्टी के तेल या केरोसिन में डुबाकर रखना पड़ता है। कार्बन अधातु, कार्बन एक अधातु है और इसमें कौन सा गुण होता है? तो देखिए आपको विकल्प नंबर स मिल गया, अपर रूपता। कार्बन प्रकृति में एक से अधिक रूपों में पाया जाता है जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। जैसे कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हीरा और ग्रेफाइट, दोनों कार्बन के ही हैं, दोनों में कार्बन परमाणु ही हैं, लेकिन हीरे के गुण अलग हैं। हीरा चमकदार है, हीरा ठोस है जब और विद्युत का कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट नरम है, ये काला होता है और ये विद्युत का सुचालक होता है। तो कार्बन अधातु में अपरूपता देखने को मिलती है। और अंत में फिर आ गया धातु, जिसमें आप विकल्प नंबर द और विकल्प नंबर ई कुछ भी लिख सकते हैं। तो धातु विद्युत की चालक होती हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें। ऐसे ही अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।